नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम सितंबर 2022 में नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला नाम रोजा ओटुनवायेव का है। रोजा ओटुनवायेव क्यों चर्चा में रही हैं? ये अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष दूत के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सहायता मिशन के प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। किनकी? रोजा ओटुनवायेव की, सितंबर 2022 में। इन्होंने कनाडा के डेबोरा लियोन्स की जगह ली है। अब अगर हम रोजा ओटुनवायेव के बारे में कुछ बातें जानें तो ये किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं 2010-11 के दौरान। किर्गिस्तान ज्ञात हो कि एक मध्य एशियाई देश है और किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा किर्गिस्तान की राजधानी तो ध्यान रखना बिश्केक। और किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है। रोजा ओटुनवायेव किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि इन्हें अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष दूत के रूप में नियुक्ति की गई है। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान? क्योंकि इन्हें देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। सीडीएस से मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब अगर सीडीएस के बारे में कुछ और बातें जानें तो इस पद को 1 जनवरी 2020 को सृजित किया गया था रक्षा मंत्रालय के अधीन। और देश के पहले सीडीएस रहे हैं बिपिन रावत, जो दिसंबर 2021 में कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था और तभी से ये पद खाली चल रहा था। तो देश के दूसरे सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की गई है। अब सीडीएस के साथ ही भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी अनिल चौहान होंगे। अगर हम सीडीएस के बारे में कुछ और बातें जानें तो सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और तीनों सेनाओं के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। तीनों सेनाओं से आशय है थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अगर हम सीडीएस के प्रमुख कार्य की बात करें तो भारतीय सेना की तीनों सेवाओं के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना इसमें सम्मिलित है। सीडीएस के पास तीनों सेनाओं के प्रमुखों को निर्देश देने का भी अधिकार होता है। तो ध्यान रखना है देश के दूसरे सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और साथ ही इन्हें भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग का सचिव भी बनाया गया है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं आर वेंकटरमणि। इन्हें भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा और 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए इन्हें भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह ली है, जो जुलाई 2017 से भारत के महान्यायवादी थे। अब आर वेंकटरमणि एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। अगर हम भारत के महान्यायवादी पद के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी की बात करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति और पद मुक्ति दोनों राष्ट्रपति द्वारा होती है। यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं और पद से हटाते भी राष्ट्रपति हैं। अब अगर हम भारत के महान्यायवादी के प्रमुख कार्य की बात करें तो यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, अतः कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है। तो ध्यान रखना है कि भारत के महान्यायवादी अब कौन है? आर वेंकटरमणि। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं अखिलेश यादव। इन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है 29 सितंबर 2022 को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। और यह तीसरी बार होगा जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को। निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में पहला नाम साइरस मिस्त्री जी का है। साइरस मिस्त्री जी देश के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक रहे हैं। 4 सितंबर 2022 को 54 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, मुंबई के निकट पालघर में कार दुर्घटना में। कुछ और बातें अगर जानें साइरस मिस्त्री जी के बारे में तो 2012 से 16 के बीच ये टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं और इनके पिता का नाम पल्लोन जी मिस्त्री था और इनका निधन 28 जून 2022 को हो गया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है। साइरस मिस्त्री के बारे में अगर पूछा जाएगा, टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं 2012 से 16, पिता का नाम क्या है इनके, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगले व्यक्तित्व हैं राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव जाने माने कॉमेडियन रहे हैं और
21 सितंबर को 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हृदयाघात के 42 दिन बाद एम्स दिल्ली में इनका निधन हो गया था। और इनका अगर हम मूल नाम देखें तो मूल नाम है सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। कानपुर से इनका संबंध रहा है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा राजू श्रीवास्तव जी के बारे में तो ध्यान रखना है कि जाने माने कॉमेडियन रहे हैं, हास्य कलाकार। अगले व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर बीबी लाल अर्थात प्रोफेसर ब्रजवासी लाल। ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। इनका निधन 10 सितंबर 2022 को 101 वर्ष की आयु में हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1921 में झांसी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हो गई है? 10 सितंबर 2022 को 101 वर्ष की आयु में। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल, जैसा कि हमने बात की, ये प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता रहे हैं। अयोध्या में बाबरी ढांचे के नीचे राम मंदिर के होने के साक्ष्य खोजने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2000 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं 2021 में, पिछले वर्ष, इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब हम सितंबर 2022 में पुरस्कार और सम्मान जो भी महत्वपूर्ण रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के बारे में है, जिन्हें 27 सितंबर 2022 विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिनका वितरण किया गया। अब राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? देश में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। यह पुरस्कार राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश, विरासत होटलों, टूर ऑपरेटरों, व्यक्तियों व अन्य निजी संगठनों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते रहे हैं। 2017-18 के लिए ये पुरस्कार 27 सितंबर 2019 को प्रदान किए गए थे और अभी 2018-19 के पुरस्कार वितरण किए गए हैं। ये बात ध्यान रखना है कि 2018-19 के लिए 81 पुरस्कार वितरित किए गए। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देख लेते हैं, खासकर कि मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से कि मध्य प्रदेश को कौन कौन से अवार्ड मिले। कुछ बातें हैं, जैसे इसमें पहली बात आप देखेंगे कि पर्यटन के समग्र विकास के लिए फर्स्ट पुरस्कार किसको मिला है? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए पहला अवार्ड मिला है उत्तराखंड को, और इसमें दूसरा पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को और तीसरा पुरस्कार मिला है यहाँ पर तेलंगाना को। तो ये ध्यान रखना है कि पर्यटन के समग्र विकास के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है उत्तराखंड को। वहीं सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मिला है, फर्स्ट पुरस्कार मिला है इसमें अहमदाबाद गुजरात को। अगली बात इसमें है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार मिला है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तेलंगाना को। अगली बात, प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। वहीं साहसी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का फर्स्ट पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को, बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म। ये बात ध्यान रखनी है। अब कुछ पुरस्कार हैं जो मध्य प्रदेश को मिले हैं, लगभग 8 पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। तो ये हमारे एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं, तो इन्हें देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में मध्य प्रदेश को जो पुरस्कार मिले हैं उसमें आप पहला देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक किसको मिला है? शिव मंदिर भोजपुर को। वहीं प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। वहीं आप यहाँ पर देखिए कि जो प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा कौन सा है? कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। लेकिन प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डे का पुरस्कार इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को मिला है। अगली बात, भारत में पर्यटक स्थल का सिविक प्रबंधन कैटेगरी ए में अवार्ड मिला है इंदौर को। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र के लिए उज्जैन को मिला है। अंग्रेजी प्रकाशन में उत्कृष्टता एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग इन इंग्लिश, ये पुरस्कार मिला है श्री मलय मंडल, संयुक्त विजेता हैं। मांडू का जादू मैजिक ऑफ मांडू पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला है। वहीं हिंदी प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को मिला है मालवा के भित्तिचित्र पुस्तक के लिए।
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन संवर्धन प्रचार सामग्री का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को। मानचित्र के साथ भोपाल के पॉकेट ब्रोशर के लिए अवार्ड मिला है, फॉर पॉकेट ब्रोशर ऑफ भोपाल विथ मैप। अगला जो पुरस्कार है, राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अनुमोदित अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान के लिए अवार्ड मिला है कोर्डयार्ड हाउस होम स्टे मंडला को। वहीं सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव गाइड बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र का पुरस्कार मिला है सुभाष भावरे को। सुभाष भावरे मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में कार्यरत रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार ध्यान रखनी है ना। इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2018-19 के पुरस्कार कुल कितने दिए गए, तो 81 दिए गए। पर्यटन के समग्र विकास के लिए किसको दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड को। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार अहमदाबाद गुजरात को मिला। ठीक है, और ऐसे ही आप मध्य प्रदेश के ये अवार्ड्स देख लेंगे तो हो सकता है हमारी प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए, तो ये बातें ध्यान रखनी है। कोई भी चीज़ें हो सकता है पूछी जा सकती हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के बारे में है। ये ऐसी रचनाओं के लेखकों को दिए जाते हैं जिनकी उम्र पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो, यानी ये युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दी जाती है, जिनकी आयु पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो। पुरस्कार राशि कितनी है, 50,000 रुपये है और ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषाएं जो संविधान में हैं, एक राजस्थानी और अंग्रेजी। ध्यान रखना है कि जो संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना है कि 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, राजस्थानी, अंग्रेजी और 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अब अगर हम देखें तो हिंदी भाषा का पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है, भगवंत अनमोल जी को। इनका उपन्यास प्रमेय है उसके लिए। वहीं अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिहिर वत्स को मिला है और इनकी रचना है टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात ऑस्कर पुरस्कार 2023 हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि को लेकर है। छेल्लो शो द लास्ट शो को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनाया गया है ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो है 95 ऑस्कर पुरस्कार हैं। और जैसा कि हमने बात की कि छेल्लो शो एक गुजराती फिल्म है जिसके निर्देशक हैं पेन नलिन। ठीक है, तो इसको भारत की आधिकारिक प्रविष्टि 95 ऑस्कर पुरस्कार के लिए बनाया गया। तो ये बातें ध्यान रखना है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा छेल्लो शो के बारे में, या पूछा जाएगा कि 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि क्या है, तो छेल्लो शो। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात मध्य प्रदेश शासन के लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में है। 2021 का मध्य प्रदेश शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार कुमार शानू को दिया जाएगा, जो कि पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। 2019 और 20 के पुरस्कारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन इनका वितरण कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हुआ था। ज्ञात हो कि 2019 के लिए मध्य प्रदेश शासन का लता मंगेशकर पुरस्कार गीतकार शैलेंद्र सिंह को, वहीं 2020 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो आनंद मिलिंद की संगीतकार जोड़ी को प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश शासन के लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में अगर हम कुछ बातें जानें तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और सुगम संगीत रचना एवं गायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि 2021 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है मध्य प्रदेश शासन का, ये कुमार शानू पार्श्व गायक को दिया जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के बारे हैं। प्रसिद्ध जानी मानी अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता व नृत्यांगना आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जानें तो देश में सिनेमा जगत का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी घोषणा की जाती है सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इसकी घोषणा कौन करता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार।
पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। ये बातें ध्यान रखनी है। 2019 का अवार्ड जो है वो किसे मिला था? रजनीकांत जी को मिला था। 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को। 2020 का किसे मिलेगा? आशा पारेख जी को। जैसे कि हमने बात की, आशा पारेख कौन है? जानी मानी अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता व नृत्यांगना। और आशा पारेख जी यह पुरस्कार पाने वाली 52वीं हस्ती हैं, यानी 52वीं हैं ये, और 7वीं महिला है ये, 7वीं महिला। पहली महिला की बात करें जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, तो देविका रानी रोरिक 1969 में ही इनको मिला था और ये पहली पुरस्कार विजेता भी रही हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो किसी महिला को अवार्ड मिला है तो लगभग 20 साल के अंतराल के बाद किसी महिला को ये अवार्ड मिला है। 2000 में आशा भोसले जी को मिला था, अब उसके बाद आशा पारेख जी को मिल रहा है 2020 का। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने निधन और नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ा, साथ ही सितंबर 2022 में जो पुरस्कार और सम्मान चर्चा में रहे और हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।